Hello student, welcome to my channel Sri Hari Academy. I am your biology mentor Shaitali ma'am and I am here to make your concept crystal clear. तो क्या क्लास 10th में है और साइंस से डर लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आप सब ने SE1 का एग्ज़ाम दे दिया हाफ ईयरली। आई होप सबका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। अब बारी आती ही SE2 एग्ज़ाम्स की, तो बिना टाइम वेस्ट किए SE2 एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करते हैं हम बायोलॉजी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। बच्चों, हैव यू एवर थिंक all those species or organisms which are present today on this earth also existed thousand and thousand years ago? What is the reason behind this continuity? जो स्पीसीज आज इस धरती इस पृथ्वी पर हैं वो थाउजेंड एंड थाउजेंड साल पहले भी प्रेजेंट थे। तो वो जो पहले थे वो अभी हैं। तो ये कंटिन्यूटी जो है, ये कंटिन्यूटी को मेंटेन कौन से प्रोसेस से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा है? वेरी गुड, रिप्रोडक्शन। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ biological process. Biological, क्यों? Why it is a biological process? Because this process occurs inside our body. It is a biological process by which an organism produces produce new organisms of its own kind or of its own species. ऑफ इट्स ओन काइंड लिखो, ज़्यादा बेटर होगा। ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है अपने जैसा। एक इंसान का बच्चा इंसान होता है, इंसान का बच्चा कभी बंदर नहीं होता है ना। इंसान हमेशा बेबी बॉय या बेबी गर्ल इट्स लुक लाइक सिमिलर टू ह्यूमन। डॉग का बच्चा कभी किटन नहीं होता, हमेशा पपी होता है। कैट का बच्चा किटन होता है, कैट का बच्चा कैट की तरह दिखता है और डॉग का बच्चा डॉग की तरह दिखता है। सब अपने जैसा बेबी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है हमने पढ़ा था। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ऑल दोज प्रोसेसेस which is necessary to maintain life on this earth are known as life process, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में चार थे, क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हैं? 4। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा रेस्पायरेशन, चौथा एक्सक्रीशन, ठीक है। ऑल दोज प्रोसेस विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ ऑन दिस अर्थ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर एक ह्यूमन एबल नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए तो उसकी डेथ नहीं होगी, है ना। बस लेकिन अगर एक रिप्रोडक्शन सांस नहीं ले पा रहा, अ ह्यूमन और एनी ऑर्गेनिज्म नॉट एबल टू ब्रीथ, देन दे विल टाइम, है ना। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? एनसीईआरटी को हम लेकर चल रहे हैं। अपना टॉपिक है व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी। व्हाई इज
आंसर है, अभी अभी हमने डिस्कस करा, कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है ना, कंटिन्यूटी हो रहा है। क्यों? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। सो पहला पॉइंट हो जाएगा रिप्रोडक्शन is essential to maintain for survival of species from generation to generation। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लें, जनरेशन टू जनरेशन ऑन द अर्थ, ठीक है। ये अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अगर हम रिप्रोड्यूस करना छोड़ देंगे, अगर मान लो कोई भी स्पीसीज़ अगर अपने रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खो देता है तो वो स्पीसीज़ कुछ टाइम के बाद एक्सटिंक्ट कर जाएगा, कुछ टाइम के बाद वैनिस्ड हो जाएगा, उसका अस्तित्व बचेगा ही नहीं है इस पृथ्वी पर। तो रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है। दूसरा है पॉइंट, पहला पॉइंट है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ऑन द अर्थ। दूसरा पॉइंट है रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी बिकॉज ड्यू टू रिप्रोडक्शन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक of characters from one generation to another, है ना, from one generation to another। अब ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कैसे होगा, इस पॉइंट को डिस्कस करने के पीछे बच्चों ये चैप्टर बहुत इजी है। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होगा क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि आपने क्लास 9 में अच्छे से नहीं पढ़ा है। बाकी ये चैप्टर बहुत इजी। आगे क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल वही फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड ऑल, सो इजी। इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं हम। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कैसे, रिप्रोडक्शन के थ्रू ये कैसे पॉसिबल है बच्चों। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जो पेरेंट्स का जो डीएनए होता है, ना बच्चों, डीएनए का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। ये जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होता है उसके बच्चों में, उसके ऑफस्प्रिंग में, है ना। जो डीएनए है वो डीएनए ट्रांसफ़र नहीं होता, डीएनए का कॉपी बनता है, वो कॉपी उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है वाया, इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इसको हम थोड़े डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, वाई द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट क्यों। हमारा दूसरा पॉइंट था क्या, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। अगर सेम कैरेक्टर वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा तो बच्चों हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, ठीक है, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। लाइक
लायन का बेबी कुछ लायन अगर लायन नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोई और एनिमल प्रोड्यूस करेगा, तो फिर इकोसिस्टम मेंटेन कैसे होगा? हम सब जानते हैं हम एक दूसरे पर निर्भर है। तो हम अपना पॉपुलेशन लेके चलेंगे, अगला स्पीसीज अपना पॉपुलेशन लेके चलेगा, तो इट्स गुड फॉर एनवायरनमेंट। तो दूसरा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो था जो पेरेंट्स का डीएनए होता है, जो पेरेंट्स का डीएनए होता है, ये डीएनए है ना, ये डीएनए कॉपी हो जाता है। कॉपी होता है, कैसे कॉपी होता है? ये डीएनए, सबसे पहले जान लो डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है। हम सब जानते हैं, हम सब बने किस चीज़ से? हम सब बने हैं सेल से। सेल इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो हमारा पूरा बॉडी, होल बॉडी, चाहे वो हमारा लंग्स, लिवर, हार्ट, कुछ भी हो, सब सेल से बने हैं। सारे सेल्स के फंक्शंस अलग हैं। लाइक लिवर का सेल अलग है, किडनी का सेल्स अलग है, सारे सेल्स अलग हैं, है ना। तो सिमिलरली हमारा जो हमारे बॉडी में या फिर एनिमल्स के बॉडी में हम एक रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल होता है, जिसे हम कहते हैं सेक्स सेल्स, जिसे हम कहते हैं जर्म सेल, जिसे हम कहते हैं गैमेट्स, जिसे हम कहते हैं मेल गैमेट इन मेल एंड फीमेल गैमेट इन फीमेल। तो जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है फॉर रिप्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं सेक्स सेल और गैमेट्स। तो वो जो सेक्स सेल होता है, जो स्पेशलाइज्ड सेल होता है ना बच्चों, वो डिवाइड करता है। तो वो जो सेल, आप सबको पता है सेल, ये हमारा सेल है, ठीक है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए। इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए इज अ हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो डीएनए होता है वो डायरेक्टली डीएनए के फॉर्म में नहीं होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। अगर इस क्रोमैटिन को खींच दें हम लोग, तो फॉर्म होता है एक हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं डीएनए, ठीक है, डीएनए। अब क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो लाइजोसोम हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियाज हो, ठीक है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ये जो सेक्स सेल होता है, जो हमारा जर्म सेल होता है, वो उसका डीएनए, जो इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना बच्चों, वो कॉपी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि जो डीएनए कॉपी हो रहा है तो बस डीएनए कॉपी होकर चल तू निकल बाहर चल, ऐसे नहीं होता। अगर सेल डिवीज़न होता है तो डीएनए के साथ साथ एक ऑर्गेनल्स, एक चीज़ भी कॉपी हो जाते हैं। सेम एक और लाइसोसोम बनता है, सेम एक और माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, सेम एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, सेम डीएनए बनता है, ठीक है। तो ये जो सेल डिवाइड हो जाता है, सेल डिवीज़न डिवाइड होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, ठीक है। और जो डीएनए है, ये डीएनए भी कॉपी हो जाता है। इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और जो सेल स्पेशलाइज्ड सेल होता है, उसे हम कहते हैं सेक्स सेल या जर्म सेल या गैमेट्स। ह्यूमन की बात करें बच्चों, तो अलग अलग टाइप के गैमेट्स होते हैं। फीमेल गैमेट्स अलग होती हैं, फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, है ना। फीमेल गैमेट्स को कहते हैं ओवम, और यही मेल गैमेट्स है जिसे हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। ओवम are the germ cell which is present in female body, and sperm are the germ cell which is present in a male body. I hope this concept is clear.
Everything is clear to you? Or okay, now come to the third point. It creates variation in DNA. रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशन क्रिएट कर देता है डीएनए में. हम समझते हैं इस पॉइंट को. पहले एक ये पूरा लाइन लिख लो, आप सब अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट्स क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए विच लीड्स टू स्टेबिलिटी. विच लीड्स टू स्टेबिलिटी. अब ये क्या था मैम? अब ये क्या था? है ना, समझते हैं. बहुत इजी है, बहुत इजी है. बस आप अपने दिमाग को खुला रखो. इट्स क्रिएट वेरिएशन. क्या होता है ना बच्चों, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए कॉपी होता है, तो डीएनए जब कॉपी होता है तो जो कैरेक्टरिस्टिक भी कॉपी होते हैं. तो जो कैरेक्टरिस्टिक कॉपी होते हैं डीएनए में, रीज़न क्या होता है? सिमिलर स्ट्रक्चर का. डीएनए में बच्चों डिफरेंट कोडिंग होता है. डीएनए में डिफरेंट कोडिंग प्रेजेंट होता है और सेम कोडिंग लाइक ए सी टी जी, सेम कोडिंग ट्रांसफ़र नहीं होता. एज गलतियाँ तो होती हैं, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं. तो बच्चों डीएनए से भी गलती हो जाती है. सेम कोडिंग ना ट्रांसफ़र होकर दूसरा तीसरा कोडिंग ट्रांसफ़र हो जाता है. लाइक इस कोडिंग का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिससे डीएनए में वेरिएशन हो जाता है. माने सेम डीएनए नहीं. आप बताओ, अगर सेम डीएनए अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम सब अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिखेंगे. क्या ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ खड़े हो तो ये डिफरेंस करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि बाप कौन है बेटा कौन है? नहीं ना, हम सब एक दूसरे से डिफरेंट है. अपने पेरेंट्स से डिफरेंस. हाँ, हम वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल. है ना, पॉइंट को समझना बच्चों. वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल. लाइक हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं बट एकदम फ़ोटो कॉपी नहीं है. हम अपने पेरेंट्स की फ़ोटो कॉपी नहीं दिखते हैं. कोई कहता है कि हाँ तुम्हारी आइज़ तुम्हारे मम्मा की तरह है, तुम्हारी नोज़ तुम्हारे पापा की तरह. बट ऐसा तो नहीं कहते, अरे तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह हो, फ़ोटो कॉपी. मैं तो पहचान नहीं पा रहा माँ कौन बेटा कौन. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. तो इट्स क्रिएट वेरिएशन इन डीएनए विच लीड्स टू स्टेबिलिटी. वेरिएशन तो क्रिएट हो जाता है डीएनए की वजह से. और स्टेबिलिटी कैसे होता है? स्टेबिलिटी मतलब हम स्टेबल हैं, हम सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे हैं, स्टेबल हैं. कैसे? जब डीएनए में वेरिएशन होता है. लाइक हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है ना. द टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइजेस ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, वो एक पॉन्ड में रहता है जिसका टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है इस बैक्टीरिया के लिए. ठीक है, इस बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर सुटेबल है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर राइज हो गया 10 to 20 डिग्री सेल्सियस. माने 25 to 45 डिग्री सेल्सियस इस पॉन्ड का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया. ये बैक्टीरिया तो सुटेबल है इस टेम्परेचर के लिए. अगर टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो सारे बैक्टीरिया तो इस पॉन्ड से वैनिश हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे. तो ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया का जो अपना बेबी प्रोड्यूस करेगा, उसके डीएनए में कुछ वेरिएशंस हो जाएंगे. ऐसा वेरिएशन कि वो टेम्परेचर वो रेसिस्टेंस हो जाएगा इतने डिग्री टेम्परेचर के लिए. ठीक है, वो अपने आप को इवॉल्व कर लेगा इतने डिग्री टेम्परेचर के लिए कि ये अपना लाइफ स्पेंड कर लाइफ अपना जी सके इस टेम्परेचर में. तो वेरिएशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ना. अगर वो अपना डीएनए में वेरिएशन नहीं होता, डीएनए सेम कोडिंग का रहता, तो सारे बैक्टीरिया तो मर जाते. थोड़ा वो अपने आप में अंदर रेसिस्टेंट लाया
टेम्परेचर के लिए, तो फिर वो सर्वाइव कर जाएगा इतने डिग्री टेम्परेचर में। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी हमने जाना। इसमें एक और पॉइंट लिख लेना ऐसे डैश करके, हेल्प organelles to adapt in changing environment। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेटर से बेटर नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है हमने ये पढ़ा, रिप्रोडक्शन है ये पढ़ा। अब ये जो वेरिएशन है, जो डीएनए में चेंजेस आ गया जिसके वजह से वेरिएशन क्रिएट हुआ, ये ज़रूरी क्यों है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट आता है, वाई वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई वेरिएशन इज़ नेसेसरी। तो जानते हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में। क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो हमारा पहला पॉइंट होगा अभी जो हमने वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी में पढ़ा था, वही सेम पॉइंट हम इसमें भी लिख सकते हैं कि वेरिएशन है फॉर ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। लेकिन इम्पॉर्टेंस लिखने से पहले अगर हम ऐसे डायरेक्टली राइट डाउन करेंगे थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर में। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन से। डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन, आप वेरिएशन से क्या समझते हैं। तो वेरिएशन है क्या, वेरिएशन इज द डिफरेंस variation are the differences that are present between the individual of same species, और कह सकते हैं differences between इस टॉपिक के अनुसार, इस चैप्टर के अनुसार डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, एज पेरेंट्स, बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल नहीं लगते, है ना। पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग यही होगा, है ना। वेरिएशन क्या है, हम जो आपस में एक दूसरे से अलग हैं, हम मनुष्य होते हुए भी, हम ह्यूमन बींग्स होते हुए भी आपस में एक दूसरे से बहुत अलग है, उसे हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन इज ड्यू टू डीएनए, है ना, ड्यू टू रेप्लिकेशन, ड्यू टू एरर दैट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, है ना, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। वेरिएशन, अब इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन का, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाते हैं। वेरिएशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। वेरिएशन आर द डिफरेंसेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। पहला पॉइंट होगा वही सेम,
वाई वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट. इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन में पहला पॉइंट लिखेंगे. Variations are important because variation help organelles to adapt in harsh environment. Variation helps organelles to adapt in harsh environment or changing environment. इस पॉइंट को हम डिटेल में अभी देखा है ना. दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. दूसरा पॉइंट है वेरिएशन आर important for survival of organelles. For survival of organelles, species. Survival of species over time. मतलब एक लंबे अंतरालगत के दौरान मतलब एक लंबे टाइम के एक लंबे समय तक उस स्पीसीज़ का, उस होल स्पीसीज़ का इस अर्थ में मौजूद रहने के लिए वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है. अब ये मत कहना मैम स्पीसीज़ क्या है, बार बार स्पीसीज़ कह रहे हो, है क्या ये? 9th क्लास में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था क्या? स्पीसीज़ क्या है? बेसिक ऑफ आवर क्लासिफिकेशन. लाइक जब क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म को तो उसे एक डिफरेंट स्टेजेस में रखा जाता है. जैसे हम ह्यूमन हैं, जैसे हम साइंस को साइड में रखकर अगर हम सोसाइटी को ले ले तो हम सबसे पहले तो इंडियन है ना. सबसे पहले इंडियन है, उसके बाद हम हिंदू हैं, सिख है, मुस्लिम है, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं. उसके बाद अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू में भी कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं. हम कायस्थ है, हम राजपूत है, हम कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं वो है ना. कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है. उसी तरह साइंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना अपना कैटेगरी डिवाइडेड है, अपना अपना लेवल है. सबसे पहला है किंगडम. जो एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमलिया से आते हैं और जो प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटी से आते हैं ना. किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड देन स्पीसीज है ना. ये सारे क्लासिफिकेशन है, ये सारे क्लासिफिकेशन है. और स्पीसीज इज द बेसिक, स्पीसीज इज द लोएस्ट क्लासिफिकेशन. ठीक है, स्पीसीज लोएस्ट क्लासिफिकेशन है. हम ह्यूमन्स हैं, होमो सैपियंस, हमारे स्पीसीज का नाम है, हम होमो सैपियंस है ना. तो स्पीसीज समझ गए आप लोग. वेरिएशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम. तीसरा पॉइंट है वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वैरायटी ऑफ स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. वेरिएशन इन डीएनए help variation in DNA help in variation in DNA पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट है वेरिएशन इन DNA result in varieties of species and also formation of new species. अब बोलोगे अब ये क्या बात कर दी मैम आपने. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज कहाँ से फॉर्म हो गए है ना. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वेराइटीज ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज.
बच्चों, आपने इवोल्यूशन का नाम सुना है? अब तो वो टॉपिक हमारे क्लास 10 के सिलेबस से हट चुका है, बट सुना ही होगा, है ना? लेट मी शो यू अ पिक्चर. Is this visible to you all? अरे भाई, है ना? हम जो ह्यूमन है वो इवॉल्व हुए हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, एप्स, है ना? कहते हैं ना बंदर हमारा पूर्वज. हम ह्यूमंस इवोल्यूशन, ये हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट है. हम पहले थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर हम हुए होमो हैबिलिस, फिर हम हुए होमो इरेक्टस, फिर हम हुए होमो निदरैंथेसिस, फिर हम हुए होमो सैपियंस. ठीक है, ये आपस में, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये अलग स्पीसीज़ है, और जो हम अभी हैं ह्यूमंस होमो सैपियंस, ये हम अलग स्पीसीज़ हैं. ड्यू टू देयर चेंजेस इन डीएनए, ड्यू टू चेंजेस इन डीएनए, वेरिएशन इन डीएनए, दे इवॉल्व्ड. आई मीन वी इवॉल्व्ड. ठीक है, हम इवॉल्व हुए हैं अलग अलग, ये आपस में ही अलग स्पीसीज़ है. ठीक है, होमो सैपियंस अलग स्पीसीज़ है. तो यही मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ पे. वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन varieties of species and formation of new species. ठीक है, तीसरा पॉइंट क्लियर है. चौथा हो गया पहला, दूसरा, तीसरा. 4 पॉइंट तो कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए. अभी हमने पढ़ा वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, लीड्स टू इवोल्यूशन, है ना? Variation leads to evolution. That's why variation is very 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 important, है ना? Variation leads to evolution and help organelles to survive in worse environment and harsh condition. worse environment कह लो या harsh condition कह लो. समझ में आया? ये 4 पॉइंट है. इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना और मेमोराइज कर लेना. आई होप आप सबको आज का जो भी मैंने इंट्रोडक्शन करवाया इस चैप्टर का, आप सबको बहुत ही क्लियर होगा. ये इंट्रोडक्शन था. अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल में. बच्चों, ये स्टार्टिंग था, इंट्रोडक्शन था, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ये समझाना, बेसिक समझाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. आई होप आप सबको ये चैप्टर, ये टॉपिक मेरा आज का अच्छा लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना. मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. और अगर आपको ट्यूशन चाहिए, आप कोलकाता में हो, आपको क्लास 6 to 10 का ट्यूशन चाहिए साइंस सब्जेक्ट के लिए, या फिर 1 to 5 के लिए ट्यूशन चाहिए EVS के लिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन माई email address kumari chaitali606@gmail.com. थैंक यू.